मैंने हाथ पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 8 बज चुके थे। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं उस वक्त दुकान बंद करके अपने घर चला जाया करता था। मेरी बीवी मेरी मुंतजिर होती थी। मेरी शादी को महज 2 ही हफ्ते हुए थे। ये वक्त मेरी जिंदगी का बेहतरीन वक्त बन जाया करता था। जब मैं घर के दरवाजे पर दस्तक देता तो मेरी बीवी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाकर दरवाजा खोलती थी। किसी ने सच ही कहा है कि निकाह बहुत ही जानदार चीज है। ये दो अजनबी लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। सदफ के साथ मेरी अरेंज मैरिज ही थी। शादी से पहले मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी थी। कभी फोन पर बात ये सोचकर न की कि ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचने लग जाए। वो मुझे इस हरकत से कोई गया गुजरा इंसान न समझने लग जाए। इसलिए मैंने हमेशा इन बातों का बहुत ख्याल रखा था। शादी की रात मैं और सदफ एक दूसरे से बात करने से हिचकिचा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। फिर मैंने हिम्मत करके बोलना शुरू किया तो महसूस हुआ कि सदफ एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही मासूम है। उसकी बातों से मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो भी मुझे चाहती थी। मेरी जिंदगी में बेहतरीन लड़की शामिल हो चुकी थी और ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो उस पर सदफ का मैसेज था। उसने लिखा था कि वापसी पर मेरे लिए फ्रूट चाट लेते आइएगा, आज बहुत दिल कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर उसके लिए मैसेज टाइप किया कि अहमर की जान के लिए तो दिल भी हाजिर है। मैं ये मैसेज सेंड करके मुस्कुराता रहा था। फिर मैंने अपनी दुकान बंद की और मार्केट की तरफ चलने लगा था। मैं एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान पर नौकरी करता था। ये दुकान मेरे ही मोहल्ले में थी और दुकान से मार्केट भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। इसलिए मैं पैदल ही मार्केट की तरफ चल पड़ा था। जब मैं मार्केट के पास पहुंच गया तो एक लड़की मेरे बराबर आकर खड़ी हो गई। मैं उसे हैरत से देखने लगा तो उसके चेहरे पर मुझे कुछ अजीब से हाव भाव नजर आए थे। इससे पहले कि मैं उसकी नीयत को समझ पाता उसने अपनी आस्तीनें फाड़ना शुरू कर दी। मैं ये सब देखकर हड़बड़ा गया था। मैं बोला, बहन आपको क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने होठों ही होठों में कहा, बहन। फिर वो चीख चीख कर चिल्लाने लगी और बोली, मैं उजड़ गई। इस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कोई तो आओ मेरी मदद करो। जितने भी लोग वहां पर थे वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे और हमारे पास आ गए। जब उन आदमियों ने उजड़ी हुई उस औरत को देखा और उसका रोना सुना तो वो सब समझ गए कि शायद कसूर मेरा है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने अपना बचाव करने की बहुत कोशिश की मगर वो लोग ज्यादा थे और मैं तने तनहा। वो मुझे पीटते चले जा रहे थे जबकि मैं जमीन पर गिरा हुआ अपनी सफाई में बोल रहा था। मैंने कहा कि तुम लोगों को क्या हो गया है? एक राह चलती औरत की बात पर भरोसा करके बैठे हो। मैं तुम लोगों के साथ हमेशा आता जाता रहता हूँ, फिर भी तुम लोगों को मेरे किरदार पर यकीन नहीं है। ये अनजान औरत पर यकीन है। एक आदमी कहने लगा, चल चल बकवास बंद कर। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी गलती करने के बाद भी कहते हैं कि हम गुनहगार नहीं हैं। तुम एक शैतान हो जिसने अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए इस्लाम का लवादा ओढ़ रखा है। शायद वो लोग मुझे मार पीट कर मेरी जान ही ले लेते। तब मेरा एक पड़ोसी आगे बढ़ा। वो कहने लगा, तुम लोग कानून को हाथ में मत लो। अहमर गुनहगार है या नहीं इस बात का फैसला पुलिस खुद कर लेगी। तुम लोग इसको छोड़ दो। उसे अपनी उसने अपनी जान हथेली पर रखकर मुझे उन लोगों से बचा लिया था। एक लड़के ने जल्दी से पुलिस को बुला लिया जबकि मैं तो अभी तक यही नहीं समझ पाया था कि आखिर मेरे साथ ये सब हुआ कैसे। मैंने तो कोई भी कसूर नहीं किया था। फिर उस औरत ने मुझे बदनाम क्यों किया था? मुझे किसी ने हाथ से पकड़कर खड़ा कर दिया। तब मैंने हिम्मत की और बोला, मेरे भाइयों, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। मैं तो अपनी दुकान बंद करके मार्केट की तरफ जा रहा था कि अचानक से ये औरत मेरे सामने आ गई और इसने ये ड्रामा कर दिया। तुम लोग इससे पूछो तो सही कि आखिर इसने ये सब क्यों किया। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, ड्रामा वो बेचारी औरत कर रही है या तुम कर रहे हो? तुमने तो इतना भी ख्याल नहीं किया कि तुम्हारी शादी को हुए अभी महीना भी नहीं हुआ है। शादी के पहले साल तो मर्द का अपनी बीवी से ही दिल नहीं भरता और तुमने बाहर गंद उछालना शुरू भी कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता उसी समय वहां पुलिस की गाड़ी आ गई थी और वो लोग मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। थाने में उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया और भी मेरे पास कुछ चीज़ें थीं, वो भी अपने कब्जे में कर लीं। मुझे तो यही लगा कि थाने में जाते ही मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी और मुझे छोड़ दिया जाएगा।
तो मैं घर जाकर सदफ को उसकी चाट पकड़ाऊंगा और कहूंगा आज तो मैं बाल बाल बच गया। मगर मुझे ये बात सुनकर हैरत हुई जब एसएचओ ने हुक्म दिया कि इसे जेल में बंद कर दिया जाए। मैं चीख पड़ा था और बोला, तुम लोगों को क्या हो गया है? मुझे बिना वजह सजा क्यों दे रहे हो? क्या ये सब इतना आसान है कि कोई भी राह चलती औरत किसी भी सभ्य नागरिक पर इल्जाम लगा दे और उसको पकड़कर सलाखों के पीछे कर दिया जाए? एसएचओ कहने लगा, ये मुकदमा अदालत में होगा, फिर पता चल जाएगा कि तुम कितने सभ्य और संस्कारी हो। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गया था। यानी मुझे अदालत में पेशी तक जेल में ही रहना पड़ेगा। मुझे सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी कि मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था। मैंने तो अपनी जवानी बड़ी शराफत में गुजारी थी। कभी किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। मैं एक खूबसूरत नौजवान था। मोहल्ले के दूसरे लड़कों की तरह मैं कभी गले कूचों में खड़े होकर अपना समय बर्बाद नहीं करता था। मैंने तो कभी सिगरेट और दूसरी नशे वाली चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया था। मैं अपना वक्त जाया करने की बजाय नौकरी कर रहा था, जबकि मेरे हम उम्र लड़के उठते ही सुबह 10 बजे थे। जब उठ जाते तो गली कूचों में आकर खड़े हो जाया करते थे। कभी हाथ में सिगरेट होती तो कभी हाथ में मोबाइल, जिस पर उन्होंने तेज आवाज में गाने लगा रखे होते थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझसे छोटी दो बहनें थीं और मैं नौकरी कर रहा था। घर में खर्चा भी देता था। इसीलिए मेरी माँ ने मेरी शादी करने में देर नहीं लगाई थी और मेरी शादी कर दी थी। मोहल्ले में एक शरीफ लड़के के तौर पर मैं जाना जाता था। इसीलिए मुझे रिश्ता भी आसानी से मिल गया था। मेरी शादी हो चुकी थी। मुझे तो यही लगा कि सब लोग मेरे किरदार को अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें इस बात का इल्म होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। लेकिन आज जब अचानक से एक लड़की ने आकर मेरे किरदार पर उंगली उठा दी, तो सब के सब मेरे खिलाफ हो गए थे। मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा यही सोच रहा था कि उस जालिम लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने पुलिस वाले से जायनमाज मांगी कि मैं नमाज पढ़कर अपने लिए दुआ कर सकूं। फिर पुलिस वाले के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा, अभी गुनाह करके आए हो, अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे? तुम्हें उस पाक रब के सामने खड़े होने में शर्म महसूस नहीं होगी? मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोला, मेरा अल्लाह मेरे जाहिर को भी जानता है और मेरे बातिन को भी। उसे सब इल्म है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे जाय नमाज मिल गया तो मैंने जा नमाज पढ़ ली। दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे, जो मेरे गालों तक फैल गए थे। मेरे सामने सदफ का मासूम सा चेहरा घूम गया था। जब उसे इस सब के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। वो तो मुझसे नफरत करने लगेगी। मेरी बदनामी की वजह से मेरी बहनों के रिश्ते भी नहीं आएंगे। हमारे समाज में अगर कोई कैदी बाइज्जत बरी भी हो जाए तब भी उस पर जेल जाने की जो छाप पड़ जाती है, वो उतरती नहीं है। यही सब सोचकर मैं बहुत उदास था। थोड़ी देर और गुजरी तो जेल में मुझे मेरी माँ और मेरे पापा और सदफ मिलने आए थे। मैं तो उनसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं बोला, पापा आपको कैसे पता चला कि मैं जेल में हूँ? पापा कहने लगे, तुम घर नहीं आए तो हमें फिक्र होने लगी थी। कॉल की तो तुम कॉल भी नहीं उठा रहे थे। तुम्हारी बीबी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इसीलिए मैं मोहल्ले में निकला कि तुम्हारी खैर खैरियत मालूम कर सकूं। तब मुझे पता चला कि तुम्हें तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। और ये सब सुनकर तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। ये समझ ही नहीं आ रहा था ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर एक लड़के ने मुझे बताया कि आखिर माजरा क्या हुआ है। मैं पापा की बात सुनकर बोला, पापा आपको मुझ पर यकीन है ना? पापा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोले, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें जल्दी ही जेल से रिहा करवा दूंगा। अपनी बीवी से भी 2 घड़ी बात कर लो, वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। इतना कहकर पापा उठकर दूसरी तरफ चले गए थे। माँ ने भी मुझे हिम्मत दिलाई थी। उन्होंने मेरे सामने एक आंसू भी नहीं बहाया। थोड़ी देर बाद माँ भी मेरे पापा के पास चली गई थी। मैंने सदफ से कहा, सदफ तुम्हारे सर की कसम मैंने कुछ भी गलत। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलता, सदफ ने मेरे होंठों पर उंगली रख दी और मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया। वो बोली, आप मेरे सामने अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। अगर मुझे आज आपके किरदार की सफाइयाँ सुनना पड़ी तो मैं यही समझूंगी कि मेरी मोहब्बत में खोट है। अहमर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे आप पर पूरा एतमाद है। आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। मैं मुस्कुरा दिया था। अपने घर वालों की बातें सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। थोड़ा सा सुकून मिल गया था कि चलो मेरे घर वालों को मुझ पर विश्वास है।
कम से कम मेरे घर वाले तो मुझ पर शक नहीं कर रहे। मेरे माँ बाप और सदफ वापस घर चले गए तो मैं जेल की सलाखों को घूरता रह गया। जिंदगी कभी कभी इंसान को बहुत दिन भी दिखा देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ना हो। अब मुझे इंतजार था कि जब मुझे अदालत में पेश किया जाएगा और फिर मैं अपने घर वापस जा सकूंगा। मुझे सदफ से बड़ा लगाव था, मैं ज्यादा दिनों तक उससे दूर नहीं रह सकता था। अगले दिन शाम के समय पापा मुझसे मिलने के लिए जेल आए थे। वो कल की बजाय आज बहुत थके और हारे हुए लग रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ पापा, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? पापा कहने लगे, बेटा आज पूरा दिन मैं तुम्हारी जमानत कराने के चक्कर में लगा रहा, मगर ये सब नामुमकिन लग रहा है। तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है उस लड़की ने। वो लड़की बहुत ही अमीर घराने की है। तुम्हारी जमानत इतनी जल्दी नहीं होगी। मैंने पुलिस वालों से कहा कि चलो मेरे बेटे को अदालत में ही पेश कर दो। तब वो मुझसे कहने लगे कि बाबा जी, अदालत आपके हुक्म पर नहीं लगाई जा सकती। जब हमें वक्त दिया जाएगा हम मुलजिम को अदालत में पेश कर देंगे। बेटा ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। मैं बोला, पापा फिक्र क्यों करते हैं, मैं जल्दी ही जेल से छूट जाऊंगा। झूठा इल्जाम है, मुझे जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। बस आप अपना ख्याल रखना और माँ को भी दिलासा देना। सदफ खाने पीने की शौकीन है। जब आप सना और हिना के लिए कुछ खाने के लिए लाएं तो सदफ को भी दे दिया करें। वो भी हमारे घर में नई आई है, सबसे शर्माती है। मुझे यकीन है वो बहुत जल्द हम सब में घुल मिल जाएगी। मेरी बातें सुनकर पापा मुस्कुरा दिए और बोले, अच्छे मर्द की यही निशानी होती है कि वो खुद किसी भी हालात में हो लेकिन अपनी बीवी का ख्याल दिल से नहीं निकालते। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया था तो पापा घर वापस चले गए, जबकि मैं तन्हा बैठ गया था। जेल में मेरा दिल बड़ा घबराता था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था। मुझे बदनामी से भी बड़ा खौफ आता था और अब बदनामी तो मेरा मुकद्दर बन गई थी। मैं बस दिल पर पत्थर रखकर बैठा हुआ था। पहली रात तो मुझे तन्हा कमरे में रखा गया था, लेकिन अब तो मुझे दूसरे मुलजिमों के साथ बंद कर दिया गया था। जेल में मुजरिम के जाने से पहले उसके गुनाह की खबर दूसरे कैदियों तक पहुंच जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सबको पता चल गया था कि मैं एक लड़की के लगाए हुए इल्जाम की वजह से जेल में आया हूँ। इस वजह से दूसरे कैदी भी मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। वो कैदी मेरे पास आया और मुझे घूर कर देखने लगा और बोला, बेगैरत इंसान, तेरे घर में माँ बहन नहीं थी क्या, जो तुमने किसी और की बहन बेटी की तरफ बुरी निगाह डाली? तुम जैसे मर्द को तो डूब कर ही मर जाना चाहिए। मैं चुप ही रहा, मगर वो कैदी मुझे घूरता ही जा रहा था। आखिरकार उसने अपना गुस्सा मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर उतारा था और फिर देखते ही देखते उसने मुझे धक्का मार कर जमीन पर गिरा दिया और मुझ पर लातों और घूंसों की बरसात शुरू कर दी। दूसरे कैदियों ने भी मुझे बचाने की बजाय मुझे पीटना शुरू कर दिया। ये तो अच्छा हुआ था कि वक्त पर पुलिस सलाखों के पीछे पीछे पहुंच गई थी, नहीं तो शायद वो मुझे जान से ही मार देते। मेरा बदन जख्मों से चूर हो गया था और अब मैं खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर उस अजनबी लड़की ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी? मुझे जेल में ही फर्स्ट एड दे दी गई थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। पापा अभी तक मेरे लिए वकील का इंतजाम नहीं कर पाए थे। हम एक मिडिल क्लास घराने के लोग थे, जबकि वकील बड़ी फीस मांग रहे थे। पापा हर रोज मेरे सामने आकर शर्मिंदा से खड़े हो जाते और मुझसे कहते कि बेटा, फला वकील ने इतनी फीस मांगी है, इतने में तो तुम्हारी दोनों बहनों की शादियां हो जाएंगी। मैंने पापा से कहा कि पापा, आप वकील का बंदोबस्त मत करें। मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। अदालत मुझे खुद ही रिहा कर देगी। उन्होंने एक बेगुनाह को पुलिस थाने में रखकर आखिर करना ही किया है। पापा मेरी बातें सुनकर मुतमईन हो जाया करते थे, जबकि पापा के जाने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ जाया करती थी। मुझे इस बात का बखूबी इल्म था कि वकील के बगैर तो मुझे कभी भी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। आज भी मैं उदास बैठा हुआ था जब मेरे सामने एक पुलिस वाला आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम्हारी मुलाकात आई है। ये बात सुनकर मैं बोला, प्लीज मुझ पर एक एहसान करें, मेरे पापा से कह दें कि मुलाकात हफ्ते में सिर्फ एक बार होगी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरा बूढ़ा बाप हर रोज मुझसे मिलने आता है। मुझे मालूम है कि मुलाकात का वक्त मिलना भी आसान काम नहीं होता। उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। वो पुलिस वाला मेरी तरफ देखकर तंजिया हंसी हंसता हुआ बोला, ये सब बातें तुम्हें गुनाह करने से पहले याद नहीं आई थीं? क्या बूढ़े बाप की फिक्र तब नहीं हुई थी? मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। आखिर मैं कब तक किसी को अपनी सफाई देता रहता? मुझे चुप बैठा देखकर वो पुलिस वाला कहने लगा, इस बार तुम्हारा बाप तुमसे मिलने नहीं आया, बल्कि कोई और आया है, खुद ही देख लो।
उसकी बात सुनकर मुझे अचंभा हुआ था कि आखिर मुझसे मिलने के लिए कौन आ सकता है। मैं उठकर मुलाकात वाले कमरे में गया तो अपने पुराने बॉस को देखकर हैरान रह गया था। 3 साल पहले मैं उनके पास नौकरी करता था। शहर के एक बहुत ही पॉश इलाके में उनके जूते की दुकान थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा पर किसी भी तरह का कोई बोझ पड़े। तो वो क्योंकि वो तो पहले ही दो दो बेटियों को स्कूल में पढ़ा रहे थे, इसलिए मैं अपना खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने लगा था। मेरा बॉस बहुत अच्छा इंसान था। वो जब मुझे मेहनत और लगन से काम करते हुए देखता तो बहुत इम्प्रेस होता था। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि तुम मेरे ही पास नौकरी कर लो, मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। तब तक बॉस बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करके दुकान पर बैठना शुरू कर दो। अब मुझे से और मेहनत नहीं होती। मैंने जूते की दुकान की नौकरी छोड़ दी थी। बॉस ने कहा तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, तुम्हारे काम आकर मुझे खुशी होगी। मगर मैं अपनी ज़िंदगी में इस कदर बिजी हो गया था कि उनके पास जाने का समय ही नहीं मिला। खैर, आज उन्हें अपने सामने देखकर मैं हैरान हुआ था। उनके चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। वो कहने लगे, अहमद इस कदर हैरान मत हो। मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे मोहल्ले में गया था तो पता चला तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए आज तुमसे मिलने के लिए आ गया। मैं बोला, आपने बेकार में तकलीफ की। वो मेरी बात सुनकर नाराज हुए थे। कहने लगे, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ और तुम मुझसे गैरों जैसा सलूक कर रहे हो। मैं तो पहले ही जानता था कि तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। तुमने तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया था। मैं उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हुआ था। मैं बोला, सर मुझे यही लगा शायद आप मुझे भूल गए होंगे। वो हंस दिए और बोले, बेटा अल्लाह ने तुम्हें ऐसी शख्सियत दी है जिसे इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या कर रहे हो, किस जुर्म की सजा काट रहे हो। मैंने बॉस को उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। वो कहने लगे, ठीक है, मैं वकील का बंदोबस्त करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या बनता है। मैं बोला, नहीं नहीं, आप कुछ भी नहीं करेंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपका एहसान नहीं उतार पाऊंगा। बॉस कहने लगे, अच्छा तुमने मुझे ये तो पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में क्या लेने आया था। मैं बोला, मैं यही सोच रहा था। बॉस कहने लगे, तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज है, मैं तुमसे वही कीमती चीज लेने आया था। अभी मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ, जेल से छूटने के बाद तुम मेरे काम आ जाना। इतना कहकर बॉस वापस चले गए थे, जबकि मुझे गहरी सोच में छोड़ गए थे। मैं अल्लाह के इस चमत्कार पर हैरान था कि उसने कैसे बॉस को मेरी मदद के लिए भेज दिया था। खैर, 2 दिनों के अंदर ही बॉस ने मेरे लिए वकील का इंतजाम कर दिया था। आखिरकार मुझे अदालत में पेश कर दिया गया। मैंने जज के सामने खुद पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात झूठे ठहरा दिए थे, जबकि वो लड़की जिसका नाम मुझे आज ही मालूम हुआ था, रेहाना, रो रो कर दुहाइयां दे रही थी कि यही मेरा मुजरिम है। जज ने रेहाना से कहा कि तुम अपनी रिपोर्ट्स लेकर आओ। जज ने 2 दिन के बाद पेशी का समय दिया था। मैं खुश था कि अब तो मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। यही बात मैंने वकील के सामने की तो वो कहने लगा, इतनी जल्दी नहीं, ये लड़की झूठी रिपोर्ट्स भी बनवा सकती है। तुम नहीं जानते इस देश में क्या कुछ चल रहा है, लोग तो डेथ सर्टिफिकेट भी जाली बनवा लेते हैं। वकील ने जो कुछ कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। रेहाना झूठी रिपोर्ट्स लेकर आई थी, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि मैंने उसके साथ गलत किया है। मेरा वकील भी मायूस हो गया था, मगर फिर भी रेहाना के वकील के सामने अपनी बात रखता रहा। मेरा केस कमजोर हो गया था। जज ने ये सब देखकर जो फैसला सुनाया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जज साहब कहने लगे, तमाम सबूतों की रोशनी में यही बात सामने आती है कि मुलजिम अहमद ने ये जुर्म किया है, इसलिए उसकी सजा सुनाई जाती है। जज साहब अभी ये सब कह ही रहे थे कि तभी मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मैं बोला, अल्लाह, मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरी इबादत और अच्छे काम करने में निकाल दी, इसका सिला मुझे ये मिल रहा है। मुझसे अच्छे तो मोहल्ले के वो लड़के रह गए जो गलियों में खड़े होकर मोबाइल पर गाने लगाकर राह चलती लड़की को छेड़ा करते थे। या अल्लाह, क्या नेकी का सिला यही है। मैं अपने हाथ फैलाए खड़ा था कि तभी एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। एक लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ी और उसने रिहाना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो कहने लगी, जज साहब, ये लड़की झूठी है। पूरी अदालत में खामोशी फैल गई थी। हर इंसान उस लेडी कांस्टेबल को देख रहा था। जज साहब ने लेडी कांस्टेबल को कटघरे में आने को कहा। उसने कसम खाई कि मैं हर बात सच कहूंगी। वो कहने लगी, जज साहब, रेहाना और मैं बहुत पुरानी सहेलियां हैं, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। रेहाना बहुत अमीर माँ बाप की औलाद है। उसने आज तक जिस चीज की ख्वाहिश की उसे जरूर मिली, अगर ना भी मिलती तो वो छीन लिया करती थी। आज से 3 साल पहले की बात है, मेरी और रेहाना की एक सहेली ने हमें अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया था।
उसने एक बड़ा फंक्शन रखा था। मेरे पास तो घर में जो कुछ भी था मैंने वही पहनने का इरादा कर लिया था, मगर रिहाना ने मुझसे कहा कि मैं नया सूट लूंगी और नए जूते भी। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। रिहाना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक लिया था, उसके साथ में जूते भी मैचिंग ही लेने थे, तो इसलिए वो मुझे अपने साथ जूते की दुकान पर ले गई। हमने बहुत सी दुकानों का चक्कर लगाया था, मगर रिहाना को जूते पसंद नहीं आ रहे थे। फिर हम उस दुकान पर पहुंचे जिसमें ये लड़का अहमद नौकरी करता था। रिहाना ने इसे पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, मगर ये लड़का तो अपनी ही धुन में मगन था, किसी भी तरफ नज़र नहीं उठाई थी। जबकि रिहाना बहुत ही हसीन लड़की थी, जो कोई भी उसको एक नज़र देख लेता उसका दीवाना हो जाता। रिहाना जूते खरीद कर बाहर निकली तो उसने मुझसे कहा कि एक न एक दिन वो अहमद को अपना बना ही लेगी। उसके अंदाज में चैलेंज था। रिहाना को यही लगता था कि अहमद की नज़र जब रिहाना पर पड़ेगी तो वो उसे चाहने पर मजबूर हो जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। रिहाना मेरे साथ उस दुकान पर 7 बार गई थी, मगर हर बार नाकाम रही। आखिरकार उसने अपना मोबाइल नंबर एक कागज पर लिखकर अहमद की तरफ बढ़ा दिया, मगर उसने हमारे सामने ही उस नंबर को फाड़ दिया। रिहाना बहुत गुस्से में थी। उसने खुद से वादा किया कि इस लड़के को मजा चखाकर रहेगी। ऐसे ही समय गुजरता गया, मगर रिहाना के दिल से अपनी बेइज्जती नहीं निकली थी। उसने अहमद को बदनाम करने के लिए ये नाटक रचाया था। रिहाना ने अहमद की गली में जाकर ये ड्रामा किया था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने रिहाना को समझाया भी था। वो कहने लगी कि मैं अहमद को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तुम नहीं जानती कि मैं दुनिया में पैसे से सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। मैं सारे सबूत खरीद लूंगी। उसने मुझे अपनी दोस्ती की कसम देकर खामोश रहने को कहा था। मैंने उसकी बात उस समय मान ली थी, मगर जब मैंने अहमद की जवान बहनों और उसकी बीवी को देखा तो मुझे लगा मुझे सच बोलना चाहिए। जज साहब ने रेहाना से सबूत मांगे तो वो खामोश खड़ी रही। तब मेरे वकील ने दलील पेश की जो मुझे बेगुनाह साबित कर रही थी। जज साहब ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था। मैंने रेहाना पर मानहानि का मुकदमा कर दिया और हर्जाने के तौर पर उससे 20 लाख रुपये भी लिए थे। मैं जब रिहा होकर अपने घर वापस गया तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए थे, जबकि सदफ फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरे शौहर को बेगुनाह सजा काटने से बचा लिया। मैं ये बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। मोहल्ले वालों ने भी हमारे घर आकर मुबारकबाद दी थी। सबने यही कहा कि उन्हें मेरी बेगुनाही का पहले से यकीन था। मेरे बॉस भी आए थे और बॉस कहने लगे कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में इसलिए आया था ताकि तुम्हारी मिन्नत कर सकूं कि तुम मेरी दुकान के काम संभाल लो, लेकिन अब तुम खुद ही इतने पैसे वाले हो गए हो तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम कोई अपना कारोबार कर लो। मैंने अपने बॉस के मशवरे से वो पैसा कारोबार में लगा दिया और मुझे बड़ी जल्दी तरक्की भी मिली। हमारे तो दिन फिर गए थे। मेरी बहनों के अच्छे रिश्ते आ गए। अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास इतना पैसा हो गया था कि मैंने अपनी बहनों को इज्जत से विदा कर दिया। आज जब मैं गुजरे हालात के बारे में सोचता हूँ तो दिल में यही ख्याल आता है कि अल्लाह किसी भी इंसान पर आजमाइश यूं ही नहीं डाल देता। अल्लाह जब किसी के हालात बदलने का इरादा करता है या किसी की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहता है तो उस पर सख्त वक्त ले आता है। और अब खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।